अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको रिच डैड पुअर डैड की पार्ट 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको पार्ट 2 सुनाऊँगा। इसके अंदर आपको पहला सबक सुनाऊँगा इसने जो मीर बाप ने अपने बेटे को दिया। तो उसमें हम शुरू करते हैं। आज पहला सबक, दौलतमंद पैसे के लिए काम नहीं करते। दौलतमंद पैसे के लिए काम नहीं करते। डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे हुआ जाता है? मेरे बाप ने शाम का अखबार हाथ से रखा। बेटे, आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि आज जिमी की वालदा नई कैटलॉग में घूम रही थी और वो हफ्ते के अख्ताम पर अपने साहिली कॉटेज में जा रहे थे। 3 दोस्त इनके हमरा थे, मगर मुझे और माई को उन्होंने मदऊ नहीं किया। उन्होंने हमें कहा कि वो इसलिए हमें साथ नहीं ले जा रहे थे कि हम बहुत गरीब थे। क्या उन्होंने इसी तरह कहा? मेरे बाप ने बेयकीनी से पूछा। बिल्कुल इसी तरह, मैंने गमज़दा लहजे में कहा। मेरे बाप ने सर को हिलाया, ऐनक को आंखों पर जमाया और दोबारा अखबार पढ़ने लगा। मैं खड़ा जवाब का इंतज़ार करता रहा। ये 1956 का साल था और मेरी उम्र इस वक्त 9 बरस थी। शोमे तकदीर से मैं इसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहा था जहाँ ज़्यादातर अमरा के बच्चे ज़ेर तालीम थे। जिस कस्बे में हम रहायश पजीर थे वहाँ ज़्यादातर गन्ने की काश होती। खेतों के मालकान और दूसरे बाअसर लोग जैसे डॉक्टर, ताजर और बैंकर अपने बच्चों को ज़्यादातर इसी स्कूल में भेजते। यहाँ अव्वल से लेकर छठी तक जमातें थी। बाद में इन बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज दिया जाता। चूँकि हमारा घर गली के दूसरी तरफ वाक़या था जहाँ ये स्कूल कायम था, लिहाजा मुझे भी स्कूल में दाखिल किया गया। अगर हम दूसरी जगह रह रहे होते तो मुझे भी शायद किसी ऐसे स्कूल में भेजा जाता जहाँ मेरे जैसे बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, और छठे ग्रेड के बाद मैं पब्लिक इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में चला जाता, क्योंकि इनके और मेरे लिए कोई प्राइवेट स्कूल ना था। मेरे बाप ने आखिरकार अखबार को नीचे रखा, वो सोच में गर्क था। मेरे बाप ने आखिरकार अखबार को नीचे रखा, वो सोच में गर्क था। इसने आस्तगी से कहना शुरू किया, मेरे बच्चे, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो रुपया कमाने का तरीका सीखना पड़ेगा। मैं कैसे रुपया कमाऊंगा? मैंने पूछा। अपने दिमाग को इस्तेमाल करके बेटे, वो मुस्कुराया। इसका मतलब ये था कि मैं तुमसे बस इतना कहूँगा, या ये कि मुझे इस सवाल का जवाब मालूम नहीं, इसलिए मुझे तंग ना करो। एक शराकत बनती है। अगली सुबह मैंने अपने करीबी दोस्त माइक को बतलाया कि मेरे बाप ने क्या कहा था। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इस स्कूल में मैं और माइक ही गरीब थे। माइक भी मेरी तरह हादसाती तौर पर स्कूल में दाखिल हुआ था। यह स्कूल इस डिस्ट्रिक्ट में वाक़या था जहाँ यह रहता था। चनाचा उसे अमीर बच्चों के स्कूल में दाखिला मिल गया। हम गरीब तो ना थे, मगर जब दूसरे लड़कों के नए नकोर बेसबॉल दस्तानों और नई साइकिलों पर हमारी निगाह पड़ती तो हम खुद को गरीब तस्वर करते। हमारे वालिदैन हमारी बुनियादी ज़रूरतें जैसे खाना पीना, रहना और लिबास मुहैया करते, और बस। मेरा बाप कहा करता, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो इसके लिए काम करो। हमें बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत थी, मगर 9 साल बच्चों के लिए काम का फुकदान था। रुपया कमाने के लिए हम क्या करें? माइक ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मैंने कहा। मगर क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहते हो? वो इस पर राज़ी हो गया। चनाचा इस हफ्ते की सुबह हम दोनों हिस्सेदार बन गए। सुबह देर तक हम सोचते रहे कि पैसा किस तरह कमाया जाए। इस दौरान हम इन बच्चों के बारे में भी सोचते जो जमी के साहिली घर में मज़े कर रहे थे और खनकी का लुत्फ़ उठा रहे थे। इससे हमें तकलीफ़ ज़रूर होती, मगर इसका फ़ायदा था, क्योंकि इस तरह हम ज़्यादा यकसुई से पैसा कमाने के बारे में मंसूबे बनाते रहे। आखिरकार दोपहर तक अचानक हमारे जहनों में बिजली की कूंदे की तरह एक ख्याल पैदा हुआ। माइक ने यह ख्याल साइंस की एक किताब से लिया था। खुश होकर हमने ज़ोर से आपस में हाथ मिलाया और इस पार्टनरशिप के पास अब करने को कुछ था। अगले बहुत से हफ्तों के दौरान मैं और माइक हम हमसायों के तकरीबन तमाम घरों के दरवाजे खटखटाते रहे और उनसे दरख्वास्त की कि वो खाली टूथपेस्टों की ट्यूबें हमारे लिए रख छोड़ें। हम बहुत से हमसाए इस अजीब दरख्वास्त पर हैरान हुए, मगर मुस्कुराकर उन्होंने हामी भर ली। कुछ ने पूछा, कभी हम इन खाली ट्यूबों का क्या करेंगे? इसके जवाब में मैंने कहा, हम इनको नहीं बतला सकते, क्योंकि ये कारोबारी राज था। मेरी वालदा मेरे इस तर्ज अमल से खासी परेशान थी। वॉशिंग मशीन के करीब हम एक जगह ये ट्यूबें इकट्ठी कर रहे थे। वहाँ एक गत्ते के डब्बे में हमने इन्हें जमा कर रहे थे और रोज़ बरोज़ ये ढेर बड़ा हो रहा था। आखिरकार तंग आकर मेरी वालदा ने सख्त रवैया अख्तियार किया। इसके हमसायों की इस्तेमाल शुदा पिचकी हुई, टूटी मुड़ी और गंदी ट्यूबों को अपने घर में इकट्ठा होते देख कर वो तंग आ चुकी थी।
तुम लोग क्या कर रहे हो, इसने पूछा। और मैं ये बात सुनना नहीं चाहती कि ये कारोबारी राज है, जो कहना है जल्द करो, वगरना मैं इस ढेर को उठाकर बाहर फेंक दूंगी। मैंने और माइक ने माँ की मिन्नत समाजत की कि वो सिर्फ थोड़े दिन और सब्र करे। जब हमारे पास खासा जखीरा इकट्ठा हो जाएगा और हम अपनी पैदावार शुरू कर देंगे। हमने वालदा को बतलाया कि हम इस इंतज़ार में थे कि हमारी हमसायगी के चंद घरों में टूथपेस्ट ट्यूबें खाली हो जाएं ताकि वो भी हमें मिल जाए। मेरी वालदा ने मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दे दी। पैदावार के लिए जो तारीख मुकर्रर की गई थी उसे थोड़ा आगे सरका दिया गया। हम पर सख्त दबाव था। मेरी पहली कारोबारी शराकत को बेदखली का खतरा था, और वो भी मेरी वालदा की जानिब से। माइक का फ़र्ज़ था कि वो हमसायों को ताकीद करे कि वो जल्द अज जल्द अपनी ट्यूबें खाली करे। मुझे इस बात पे हंसी आ गई कि देखें बेचारे बच्चे किस तरह वो मेहनत कर रहे हैं। माइक का फर्ज था कि हमसाये को ताकीद करे कि वो जल्द अज जल्द अपनी ट्यूबें खाली करे। वो इनसे कहता कि दांतों के डॉक्टरों की नसीहत के मुताबिक इन्हें दांत ज़्यादा मरतबा साफ़ करने चाहिए। मैंने पैदावार के मंसूबे को मरतब करना शुरू किया। एक दिन मेरा बाप एक दोस्त के हमरा जगह आया जहाँ पैदावार का अमल पूरे जोर शोर से जारी था। जब वो और इसका दोस्त करीब आए तो उन्होंने देखा कि एक बर्तन दहकते हुए कोलों पर रखा था, जिसमें टूथपेस्ट के खोलों को पिघलाया जा रहा था। इन दिनों टूथपेस्टें प्लास्टिक की ट्यूबों में नहीं होती थी, इन्हें शीशे से बनाया जाता था। चनाचा जब ऊपर का रंग जला तो इन्हें झूठे आईनी बर्तन में डालकर गर्म किया गया छोटे आईनी बर्तन में डालकर गर्म किया गया, हत्ता कि वो पिघल कर माया की शक्ल इख्तियार कर गई। और अपनी वालदा के चिमटों की मदद से हम इस माया धात को एक छोटे सुराख के जरिए दूध के डब्बों में उंडेल रहे थे। दूध के डब्बों को प्लास्टर ऑफ पेरिस से भरा गया था। सफ़ेद रंग का पाउडर जो हर तरफ फैला हुआ था, इसलिए फैला के पानी में मिलाने से पहले ही जल्दी में मेरे हाथ से प्लास्टर ऑफ पेरिस का थैला ज़मीन पर गिरकर फट गया और पाउडर की एक तह फर्श पर जम गई। दूध के डब्बे प्लास्टर ऑफ पेरिस में धुलाई के लिए बाहर की तह या दीवार मुहैया करते। मेरे वालिद और इसके दोस्त ने और हमें काम करते हुए देखा। हम नहायत एहतियात से गर्म माया को प्लास्टर ऑफ पेरिस के मस्सों में डाल रहे थे, जिन्हें दूध के खाली डब्बों में रखा गया था। एहतियात से मेरे वालिद ने कहा। मैंने ऊपर देखे बगैर सर को हिला दिया। आखिरकार उंडेलने का ये अमल पाए तकमील तक पहुंच गया। मैंने लोहे के बर्तन को ज़मीन पर रखा और बाग की तरफ मुस्कुराया। तुम लोग क्या कर रहे हो, उसने मोहताज लहजे में पूछा। हम वही कर रहे हैं जिसकी आपने मुझे नसीहत की, हम अमीर बनने जा रहे हैं, मैंने कहा। हाँ, माइक ने मुस्कुराकर सर हिलाते हुए इकरार किया, हम हिस्सेदार हैं। और प्लास्टिक के इन सांचों में क्या है, मेरे बाप ने पूछा। डैड, गौर से देखो, आपको जल्द पता चल जाएगा। मैंने एक छोटे से हथौड़े से सांचे को हल्की फुल्की ज़रब लगाई। वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। मैंने बड़ी एहतियात से ऊपर के हिस्से को ऊपर उठाया और एक शीशे का सिक्का इसमें से निकल कर बाहर गिर गया। और ओह मेरे खुदा, तुम शीशे से चांदी के सिक्के बना रहे हो। ये सच है कि हम शीशे से चांदी के सिक्के बना रहे हैं, माइक ने कहा, क्योंकि आप ही ने हमें रुपया बनाने को कहा था। मेरे बाप का दोस्त एक तरह को घूम कर जोर से हंसा। भाई मुझे भी इस बात पे इतनी हंसी आ रही है कि यार वो देखो कैसे हंस रहे हैं। मेरा बाप जेरे लब मुस्कुराया और सर झटका। हमारे सामने आग रोशन थी। इर्द गिर्द खाली टूथपेस्टों का ढेर था। हम सर से पांव तक सफ़ेद रंग के प्लास्टर से हटे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे। इसने हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर की सामने की दहलीज पर इसके हमरा बैठने को कहा। मुस्कुराते हुए इसने हमें बतलाया कि खोटे सिक्के बनाने का मफहूम क्या था। हमारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। आपका कहना है कि हमने जो किया वो गैर कानूनी था, माइक ने लड़सती हुई आवाज़ में पूछा। इन्हें जाने दो, मेरे बाप के दोस्त ने कहा। शायद वो एक कुदरती सौगात की नशोनुमा कर रहे हैं। मेरे बाप ने उसे घूरा। हाँ, ये गैर कानूनी है, मेरे बाप ने आस्तगी से कहा। अलबत्ता तुम लड़कों ने एक गैर मामूली ज़हानत का मुजाहरा किया है और एक अछूते ख्याल को अमली जामा पहनाया है। मुझे तुम पर फ़ख्र है। मैं और माइक मायूसी के आलम में तकरीबन 20 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे और वहाँ से कार्ड कबाड़ हटाने में मसरूफ़ हो गए। पहले ही दिन कारोबार शुरू हुआ और ठप हो गया। पाउडर को वहाँ से हटाते हुए मैं माइक से मुखातब हुआ। मेरे ख्याल में जिमी और इसके दोस्तों का कहना ठीक है, हम गरीब हैं। जब मैंने ये बात कही इस वक्त मेरा बाप बाहर निकल रहा था। लड़कों, इसने कहा, तुम इस वक्त गरीब होगे जब तुम कोशिश तरक कर दोगे। सबसे अहम बात यह है कि तुमने कुछ किया है। मुझे तुम दोनों पर फ़ख्र है। मैं दोबारा ये कह रहा हूँ कि कोशिश जारी रखो, हार ना मानना। मैं और माइक खामोशी से खड़े रहे। ये अल्फाज दिल को राहत बख्शने वाले ज़रूर थे, मगर सवाल ये था कि हम करें तो क्या करें।
तो फिर क्या वजह है कि डैड तुम अमीर नहीं हो? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने स्कूल का उस्ताद बनने को तरजीह दी। उस्ताद आमतौर पर अमीर बनने का नहीं सोचते, हम सिर्फ पढ़ाकर खुश होते हैं। काश मैं तुम्हारी मदद कर सकता, मगर मुझे अफसोस है कि पैसे बनाने के गुर से मैं नाआशना हूँ। माइक और मैं दोबारा सफाई में मसरूफ़ हो गए। मैं जानता हूँ, मेरे वालिद ने कहा, अगर तुम वाकई अमीर बनना चाहते हो तो मुझसे मत मत पूछो, तुम माइक अपने बाप से पूछो। मेरा बाप? माइक ने बुरा सा मुंह बनाकर पूछा। हाँ, तुम्हारा बाप। मेरे बाप ने मुस्कुराकर कहा, मेरे और तुम्हारे बाप का अकाउंट एक बैंक में, और बैंक का मैनेजर तुम्हारे बाप की सलाहियतों का बेहद मुतरिफ है। इसने कई दफ़ा मुझे कहा कि पैसे कमाने के मामले में तुम्हारे बाप का सानी नहीं। मेरा बाप? माइक ने दोबारा बेयकीनी से पूछा। तो फिर क्या वजह है कि दूसरे अमीर बच्चों की तरह ना तो हमारे पास अच्छी गाड़ी है और ना मकान? अच्छी गाड़ी रखने और अच्छे मकान में रहने से कोई अमीर नहीं बन जाता, ना ही इसका ये मतलब है कि वो पैसे कमाने का ढंग जानता है। मेरे बाप ने जवाब दिया। जिमी का बाप गन्ने की कंपनी में काम करता है, वो मुझसे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। वो एक फर्म में काम करता है, मैं हुकूमत का मुलाजम हूँ। ये कार उसे कंपनी ने खरीद कर दी है। आजकल गन्ने की जिस फर्म में वो मुलाजिम है माली मुश्किल से दो चार है, और हो सकता है जल्द ही इसकी मुलाजमत ख़त्म हो जाए। तुम्हारा बाप मुख्तलिफ है माइक, वो एक मालियाती सल्तनत बनाने में लगा है, और अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो जल्द ही वो एक बहुत दौलतमंद शख्स बन जाएगा। इस पर मैं और माइक एक बार फिर पुरजोश हो गए और अपनी पहली कारोबारी कावश के कूड़ा करकट को ज़्यादा तनदेही से साफ करने लगे। इस दौरान हम बातचीत करते रहे कि कब और कहाँ माइक के डैड से मिला जाए। मुसीबत ये थी कि माइक का बाप काम में इस कदर मसरूफ़ रहता कि वो देर गई रात घर आता। इसके बाप का एक जनरल स्टोर था, एक बिल्डिंग कंपनी थी, बहुत से स्टोर थे, और वो 3 रेस्टोरानों का मालिक था, और इन रेस्टोरानों की बदौलत उसे घर आने में देर हो जाती। सफाई के बाद माइक बस पकड़कर घर रवाना हुआ। इस रात इसने तय कर लिया था कि जब इसका बाप घर लौटेगा तो वो इससे इस सिलसिले में बात करेगा और इससे अमीर बनने का तरीका मालूम करने की कोशिश करेगा। माइक ने मुझसे वादा किया कि जूँ ही वो अपने डैड से बात करेगा तो फ़ोन पर मुझसे रब्ता करेगा। रात 8:30 पर फ़ोन की घंटी बजी। बिल्कुल ठीक, मैंने कहा अगले हफ्ते, और मैंने अब फ़ोन रख दिया। माइक के वालिद ने हम दोनों से मुलाकात की हामी भर ली थी। हफ्ते को सुबह 7:30 बजे मैं गरीब इलाके की तरफ जाने के लिए बस में सवार हो गया। सबक शुरू होते हैं। मैं तुम्हें 10 सेंट घंटा के हिसाब से अदा करूँगा। 1956 में मैं भी 10 सेंट के हिसाब से मजदूरी नहायत कम थी। माइक और मैं माइक के बाप से 8 बजे सुबह मिले। वो इस वक्त बहुत मसरूफ़ था और 1 घंटे से भी ज़्यादा वक्त का काम कर चुका था। इसका तामीरात का निगरान पिकअप ट्रक में बैठकर रवाना होने को था। जब मैं इसके छोटे से साफ सुथरे और आरास्ता दफ्तर में दाखिल हुआ, माइक पहले से वहाँ मौजूद था। उसने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, डैड किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। इसने मुझे और तुझे पिछली पोर्च में इंतज़ार करने को कहा है। जब मैंने इस कदीमी दफ्तर के चौबी फर्श पर कदम रखा तो लकड़ियाँ चिटकी। दरवाजे के अंदर की जानिब फर्श पर एक पुराना कालीन पड़ा था। उसे गालबन इन सदहा कदमों के निशानों की पर्दापोशी के लिए रखा गया था। ये साफ ज़रूर था, मगर उसे बदलने की ज़रूरत थी। इस छोटे से कमरे में दाखिल होकर मुझे डर महसूस हुआ। इसमें बदबूदार कोहना फर्श की बांस रची हुई थी, जिसका ताल्लुक आसार कदीमिया से था। औरतों के करीब एक आदमी बैठा था, जिसने मजदूरों के कपड़े पहन रखे थे, जो खाकी पतलून और खाकी कमीज पर मुश्तमिल थे। ये कपड़े माया के बगैर थे, मगर इन पर अच्छी तरह इस्त्री की गई थी। इसके सामने चमकदार जिल्दों वाली किताबें रखी थी। वो मेरे बाप से तकरीबन 10 वर्ष बड़ा लगता था, यानी इसकी उम्र 45 के करीब थी। जब हम इन लोगों के करीब से गुजरे तो वो हमें देखकर मुस्कुराए। बावर्ची खाने में से गुजरते हुए हम पिछले बरामदे में पहुंच गए, जिसके सामने इस जगह का सहन था। मैं झीम कर मुस्कुरा दिया। ये कौन लोग हैं? मैंने पूछा। ये मेरे बाप के लिए काम करते हैं। उम्र रसीदा आदमी जो भी तुमने देखा वो मेरे बाप के जनरल स्टोरों का इंचार्ज है, और ख़वातीन रेस्टोरानों की मैनेजर्स हैं। और तुमने अभी सुपरवाइज़र को देखा जो यहाँ से 50 मील के फासले पर सड़क तामीर करवा रहा है। दूसरा सुपरवाइज़र जो एक अकामती मनसूबा में सड़क बनवा रहा है, हमारे आने से पहले जा चुका है। क्या यहाँ हर वक्त ये सिलसिला चलता है? मैंने पूछा। हर वक्त नहीं, मगर बेशतर औकात। माइक ने मुस्कुराते हुए मेरे सवाल का जवाब दिया और कुर्सी खींचकर मेरे नज़दीक बैठ गया। मैंने अपने डैड से पूछा कि क्या वो हमें रुपया कमाने का तरीका बतलाएगा। माइक ने कहा। तो इसने क्या जवाब दिया? मैंने पूछा। पहले तो अजीब तस्कराना लहजे में मुस्कुराया और फिर कहने लगा कि वो हमें एक पेशकश करेगा। अच्छा, मैं अपनी कुर्सी पर आगे पीछे झूलते हुए बोला, और माइक भी कुर्सी से यही सलूक कर रहा था। क्या तुम्हें पेशकश के बारे में इल्म है? मैंने कहा, नहीं, मगर जल्द ही हमें पता चल जाएगा। अचानक माइक का डैड अंदर दाखिल हुआ। हम दोनों उछल कर खड़े हो गए।
ये इसकी इज्जत अफजाई के लिए न था, मगर इसका आना गैर मुतवक्का था, जिससे हम इस कदर बदहवास हो गए। क्या तुम दोनों तैयार हो? माइक के बाप ने पूछा, और इस दौरान एक कुर्सी के सीट कर हमारे सामने बैठ गया। मैंने सर को इस बात में जुम्बश दी। अंदर से मैं घबराया हुआ था। इसकी मुस्कुराहट और अल्फाज के पीछे पुरतमादी और कुव्वत का अंसर नुमाया था। वो लंबा चौड़ा आदमी था। इसका वजन 200 पाउंड से कम ना था। मेरा डैड कद में इससे लंबा था, वजन इसके बराबर ही था, और माइक के डैड से 5 साल बड़ा था। दोनों यकसा दिखाई देते, गो इनके असाब यकसा न थे। हो सकता है दोनों ही ताकत से भरपूर थे। माइक का कहना है कि तुम पैसा बनाने का हुनर जानने के शायक हो। क्या ये बात सच है रॉबर्ट? हाँ, ये सच है। ओके, मेरी पेशकश ये है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मगर ये पढ़ाई स्कूल की रवायती तालीम से हट कर होगी। तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम्हें सिखाता रहूँगा। अगर तुम मेरे लिए काम नहीं करते तो मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊँगा। काम के दौरान तुम जल्दी सीख जाओ, बरकस इसके कि तुम बैठे सुनते रहो और मैं बकवास करता रहूँ जैसे स्कूलों में हो रहा है। यही मेरी पेशकश है, उसे कबूल करो या रद्द कर दो। मैं मैं पहले एक सवाल पूछ सकता हूँ? मैंने कहा। नहीं, कोई सवाल नहीं अभी, और इसी वक्त उसे अपना लो। मैं मसरूफ आदमी हूँ, मेरा एक एक लम्हा कीमती है। मैं फजूल मुबाहसे में वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। वैसे भी अगर तुम में फ़ैसला करने का फुकदान है तो तुम पैसा नहीं कमा सकते। मौके आते जाते रहते हैं। वक्त पर जल्द फैसला करने की अहलियत एक अहम हथियार है। तुम मौका की तलाश में थे, मैंने तुम्हें मुहैया कर दिया। या तो ये स्कूल 10 सेकंड में शुरू होता है या ख़त्म हो जाता है। माइक के बाप ने चुभती हुई मुस्कुराहट से कहा। मैं उसे कबूल करता हूँ, मैंने कहा। मुझे भी कबूल है, माइक ने कहा। बहुत अच्छा। माइक के डैड ने कहा। 10 मिनट में मिसेस मार्टन यहाँ पहुँचने वाली है। जब मैं इससे बात कर लूँ तो तुम दोनों इसके साथ चल देना। तुम स्टोर में काम करोगे और तुम्हें 10 सेंट घंटा के हिसाब से मजदूरी मिलेगी, और तुम हफ्ता को 3 घंटे काम किया करोगे। मगर आज तो मेरे सॉफ्ट बॉल की गेम है, मैंने कहा। माइक के डैड ने एकदम संजीदा होकर कहा, या कबूल कर लो या इनकार कर दो। मैं इसे कबूल करता हूँ और सॉफ्ट बॉल पर पैसे कमाने और काम करने को तरजीह दी। 30 सेंट बाद एक नहायत सुहानी हफ्ते की सुबह 9 बजे हम मिसेस मार्टन के लिए काम शुरू कर दिया। वो एक मेहरबान और नेक दिल खातून थी। वो हमें देखकर हमेशा कहती कि उसे अपने 2 बेटे याद आ जाते हैं जो बड़े होकर उसे छोड़ गए थे। वो बेशक वो नरम दिल थी, मगर मेहनत पर उसे यकीन था, और वो हमसे खासी मशक्कत करवाती। उसे काम लेना आता था। 3 घंटे मुसलसल हमने खुराक के बंद डब्बे एक एक करके शेल्फों से उठाए और उनकी झाड़न से झाड़ पूछ की, और बाद में उन्हें वापस इसी जगह खूबसूरती से तरतीब दिया। ये एक सब्र आजमा काम था। माइक का बाप, जिसे मैं अपना अमीर बाप कहकर पुकारता हूँ, इसके से 9 फूड स्टोर थे जिनसे मुल्हका बड़ी बड़ी कार पार्क्स थी। वो 7 बाई 11 स्टोर्स की इब्तदाई तर्ज पर बनाए गए थे, जहाँ इर्द गिर्द के लोग ज़रूरत की अशिया यानी दूध, डबल रोटी, मक्खन और सिगरेट वगैरह खरीदते। मुसीबत ये थी कि ये स्टोर जज़ायर हवाई में थे, और इस वक्त तक एयर कंडीशन ईजाद ना हुए थे, और गर्मी की वजह से इन स्टोर को अपने दरवाजे खुले रखने पड़ते। स्टोर के दोनों जानिब दरवाजे खुले रखने पड़ते थे, क्योंकि एक दरवाजे से गाहक अंदर दाखिल होते और दूसरे से पार्किंग शेड में चले जाते। हर दफ़ा जब कोई कार आकर पार्किंग शेड में खड़ी होती तो मिट्टी और गर्दो गुबार का एक बादल उड़ता, और स्टोर के अंदर रखी हुई अशिया पर धूल की तह जमती जाती। चनाचा हमें यह काम इस वक्त तक करना था जब तक एयर कंडीशन दस्याब ना हो जाते। 3 हफ्तों तक बाकायदगी से हम मिसेस मार्टन के पास हाजिरी देते रहे और 3 घंटे काम करते रहे। दोपहर तक हमारा काम ख़त्म हो जाता और वो हमारी हथेलियों में 10-10 सेंट के सिक्के थमा देती। हकीकत तो यह है कि 1950 के वस्त में भी 30 सेंट की कोई रकम न थी। इन दिनों कॉमिक बुक्स की कीमत 10 सेंट थी। चनाचा मैं अपने पैसों से चंद कॉमिक बुक्स खरीदता और घर चला जाता। चौथे हफ्ते के बुध तक मैं काम छोड़ने पर तैयार था। मैं सिर्फ इसलिए इस काम पर राज़ी हुआ था कि मैं माइक के डैड से पैसा कमाने के तरीके सीखना चाहता था, और हालत यह थी कि मैं 10 सेंट घंटा का गुलाम बनकर रह गया था, और इसी पर तुरा ये कि आज तक इस ज़ात शरीफ की शक्ल तक नज़र न आई थी। दोपहर के खाने पर मैंने माइक से कहा कि मैं काम छोड़ रहा हूँ। स्कूल का खाना भी ख़राब था, यहाँ की पढ़ाई से मुझे दिलचस्पी न रही थी, और हफ्ता को सॉफ्ट बॉल खेल कर जो थोड़ी बहुत तफरीह कर लेता था वो भी ख़त्म हो चुकी थी। मुझ तक सिर्फ 30 सेंट पहुँचते। इस दफ़ा माइक मुस्कुराया। नहीं, तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? मैंने
गुस्से और मायूसी से पूछा। डैड ने कहा था कि ऐसा होगा। वो इस इंतज़ार में था कि तुम कब हार मानते हो और अब तुम्हें उनसे मिलना है। क्या? मैंने गुस्से से कहा। वो मेरे तंग आने का इंतज़र थे। ऐसा ही समझो, माइक ने कहा। मेरा डैड ज़रा मुख्तलिफ है, वो जिस तरह पढ़ाता है इसका तरीका अलग है। तुम्हारे माँ बाप तंदुनसा बहुत करते हैं, मेरा बाप खामोश तबे और थोड़ी बात करता है। हफ्ता तक तुम्हारा इंतज़ार हफ्ते तक तुम इंतज़ार करो, फिर मैं उसे बतला दूंगा कि अब तुम इससे मिलने के लिए तैयार हो। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि ये सब जानबूझकर किया गया? नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत इरादतन किया गया। हफ्ते को मेरा बाप इस बारे में बात करेगा। तो दोस्तों, ये थी रिच एंड पुअर डैड की दूसरी एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में आपको बताऊंगा कि वो माइक के बाप से मिला और आगे क्या क्या बातें हुई। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इंशाल्लाह इंतज़ार करें। मिलते हैं अगली एपिसोड में। और मज़ीद मेरी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।